हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन 1 बाय चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और वैसे विद्यार्थी जो क्लास 10th का तैयारी करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपटीशन से संबंधित और जो क्लास 10th का विद्यार्थी है उन लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर साइंस को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव, या फिर क्वेश्चन जो है थ्योरी के अंदर से, चैप्टर के अंदर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। तो इस तरह से जो है एक एक चैप्टर को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका। ठीक है। और क्लास बाय क्लास जो है डेली चलेगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी साइंस में कौन कौन सा चैप्टर है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लगभग जो है 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को हमको कवर करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अध्याय 1 में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है फिजिक्स का है, कौन कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है, कौन कौन चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एनसीईआरटी में सभी मिक्स रहता है, तो इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, अम्ल, क्षारक और लवण ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर है, धातु अधातु केमिस्ट्री का है, कार्बन एवं उसके यौगिक केमिस्ट्री का है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये केमिस्ट्री का है। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक जो हम लोग केमिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजी में आ जाते हैं। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का है, नियंत्रण और समन्वय ये बायोलॉजी का है, जीव जनन कैसे करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग अध्याय 6 से लेकर अध्याय 9 तक जो है हम लोग बायोलॉजी में कवर करेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन फिजिक्स में है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार फिजिक्स में है, विद्युत फिजिक्स में है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स में है, ऊर्जा के स्रोत फिजिक्स में है। फिर उसके बाद हमारा पर्यावरण यहाँ तक अध्याय 14 तक। ठीक है। तो अध्याय 10 से लेकर अध्याय 14 तक यानी ऊर्जा के स्रोत तक हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर हमारा पर्यावरण बायोलॉजी में आ जाएगा, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये केमिस्ट्री में आएगा। तो इस तरह से जो हम लोग 16 चैप्टर को कवर करेंगे, और कौन कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स कवर करते हुए साइंस को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग जो है इसको आराम से जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते हुए देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में कहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जामिनर बनता है। सबसे पहले आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने से पहले आप लोग को एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, तत्वों की जानकारी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में तत्वों का पता होना बहुत जरूरी है। आपको 1 से 30 तक, है ना, परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 30 तक आपको तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H है, हीलियम का संकेत He हो गया, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO है, निकेल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ तक आपको तत्वों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा तत्व का संकेत क्या होगा, उसका नाम क्या है, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है, ये सब, और परमाणु भार, कुछ तत्वों का परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपको ये जानकारी होना चाहिए, अब मान के चलिए जब आप रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे तो मान के चलिए आपके सामने में O2 आ गया, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है। अब H आ गया, तो H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद Li का मतलब क्या हो गया, लिथियम हो गया। अब इसमें पता होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, लिथियम 3 नंबर पे है। ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन, ये N का मतलब हो गया नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपको जो है तत्वों का जानकारी होना चाहिए। नाइट्रोजन का जो है 7 नंबर पे है। तो 1 से लेकर 30 तक तत्वों की आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम। तो तभी आप जो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप तत्वों का अगर जानकारी रखते हैं 1 से लेकर 30 तक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। और हर एक विद्यार्थी को, हर एक सबको जो है 1 से 30 तक तत्वों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप केमिस्ट्री में अच्छे से समझ सकते हैं। 1 से 30 तक जो है तत्वों में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अगर हम बात करें 1 से 30 तक अगर तत्वों में हमको उसका पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तत्वों का संकेत, सिंबल हमको पढ़ना होगा, परमाणु संख्या और कुछ द्रव्यमान,
इन सभी चीज़ों का, यानी कि सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम, ठीक है, तो ये सोडियम क्या है, Na हो गया। ये किसका सिंबल है, सोडियम का, सोडियम का सिंबल Na हो गया। इसका एटॉमिक नंबर अगर बात करें, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, तो वो हो जाता है 11। अगर हम इसका मास बात करते हैं, एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा, मास इसका कितना हो जाएगा, ये होता है इसका 23। तो इस तरह से जो है कुछ तत्वों का आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका 7 होता है परमाणु संख्या, और 14 जो होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का ये होता है 6, ऑक्सीजन का कितना 8 होता है परमाणु संख्या, और 16 जो होता है परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से जो है आपको कुछ तत्वों का जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसका जो है 1 से 30 तक तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, द्रव्यमान, ये इसका जो है PDF हम आपको टेलीग्राम लिंक जो है, उसके टेलीग्राम जो मेरा है उसमें हम उसका दे देंगे, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड करके 1 से 30 तक याद कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाके आप 1 से 30 तक तत्वों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब इस चैप्टर को पढ़िएगा आगे, ठीक है। चलिए आइए, इसमें हम नोट्स को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरी होगा हम वहाँ पर नोट्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक का मतलब ही होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। आइए रीडिंग करते हुए इसको समझते हैं। अपने दैनिक जीवन को निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों के दिनों में यदि हम कमरे में अगर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि दूध जो है क्या हो जाता है, या तो फिर हम खुला छोड़ देंगे तो वो अभिक्रिया करके जो है फट जाता है, ठीक है। लोहे को तवा, तसला, कील को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। यदि हम बात करें कि लोहे को, ठीक है, यदि हम बात करते हैं लोहे को, जैसे लोहा है, ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, इसका जो है लोहा का मतलब होता है Fe, ठीक है, Fe को जब हम खुला छोड़ देंगे, खुला का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, और वो उसमें नमी भी रहता है वायुमंडल में, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। Fe का मतलब क्या है, आयरन, आयरन का मतलब लोहा, ठीक है। O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ये जल हो गया, यानी जलवाष्प भी बोल सकते हैं। तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड। यही आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग है, जो लोहे के ऊपर में जंग लग जाएगा और वो भूरा रंग का लगेगा। कैसा रंग का लगता है, भूरा रंग का लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे यही बात बोला गया है कि अगर लोहे को हम लोग खुली वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी अंगूर को अगर हम लोग अधिक दिनों तक ऐसे छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, यानी किण्वन हो जाता है उसका। इसका कारण क्या, वो इथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल बनाने में भी अंगूर के किण्वन के द्वारा ही अल्कोहल बनाया जाता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सभी जो है रासायनिक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसे इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, इन सभी चैप्टर को हमको पढ़ना है। 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को हमको पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर खत्म होगा। परिचय, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकारक तथा अवकारक, संचारण एवं जंग और विकृत गंधिता। तो ये जो है विकृत गंधिता, ये जो है आपका 10 टॉपिक है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण खत्म हो जाएगा। और इसका जो एक एक करके हम लोग टॉपिक का नोट्स भी बनाए हैं, जहाँ आप लोग को इसका जो है PDF आपका टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है वैसे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप किसी पदार्थ के मूल संगठन में परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ वैसे परिवर्तन जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप पानी से बर्फ़ में जा सकते हैं, ठीक है, तो पानी से बर्फ़ में जाइएगा, फिर बर्फ़ से क्या कर सकते हैं, बर्फ़ को जब पिघलाएंगे तो वो पानी बनेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन में चलेगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वैसे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं। यानी वैसे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कुछ उदाहरण लिए, जैसे बर्फ़ का पिघलना, है ना, यानी कि अगर हम पानी से बर्फ़ में जा सकते हैं,
ठीक है। तो पानी से बर्फ़ में जा सकते हैं, तो बर्फ़ को अगर हम पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में आ सकते हैं। यानी कि पानी को जब हम जमाएंगे फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ़ बनेगा, और बर्फ़ को जब मेल्टिंग करेंगे, इसको जब हम लोग मेल्टिंग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है जो पहली अवस्था में आ जाता है, ठीक है। यानी कि वैसे परिवर्तन जिसका हम लोग फिर से पुनः पहली अवस्था में आ सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी का भाप बनना, मोम का पिघलना, ठीक है। तो मोम पिघलेगा तो फिर जमेगा तो मोम बनेगा। विद्युत बल्ब का जलना तथा बंद होना, विद्युत बल्ब को अगर हम जलाते हैं या बंद करते हैं तो वो जल जाता है, फिर बंद भी होता है। पानी का उबलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर है रासायनिक परिवर्तन, पेपर, लकड़ी, कोयला का जलना। यदि हम इन सभी चीज़ों को जला देते हैं तो एक राख बनता है, फिर से हम लोग पेपर, लकड़ी तथा कोयला में नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, ठीक है। तो भोजन का पचना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी भोजन एक बार पच जाता है तो फिर हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, चावल, दाल या फिर किसी भी सब्जी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पेड़ पौधे का अपघटन होना, पेड़ पौधे अगर सड़ जाते हैं तो फिर से वो जो है पहली अवस्था में नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी हम देखेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग फिर से जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। यदि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो फिर वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण, दूध से दही का बनना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन में जाता है और ये जो है भौतिक परिवर्तन में जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग पहचानते हैं। यहाँ तक अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन की पहचान क्या है, जहाँ पे उत्क्रमणीयता होगा, यानी कि हम लोग फिर से उस अवस्था में आ सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। जहाँ गलना वाला काम होगा वो भौतिक परिवर्तन, जहाँ मेल्टिंग होगा यानी जमने वाला काम होगा, ये मेल्टिंग हो गया, ये फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। जहाँ संघनन होगा, जहाँ पे समूह, जैसे कि वर्षा, जैसे भाप ऊपर जाकर बादल बनता है तो वो संघनन हो गया। वाष्पीकरण, जब वही भाप जो है बादल बन जाता है, फिर बादल जो है पानी के रूप में नीचे गिरता है, तो वाष्पीकरण, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की पहचान हम लोग ऐसे कर सकते हैं, उत्क्रमणीयता, गलनांक, जमना, संघनन, वाष्पीकरण, ये सभी जहाँ दिखाई दे तो समझ जाइए वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे अनुत्क्रमणीयता होता हो, यानी कि जहाँ पे हम लोग फिर से उस चीज़ों को उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो अनुत्क्रमणीय हो गया। जैसे जलना हो गया, परिवर्तन हो गया, ये जहाँ पे भी होगा वो रासायनिक परिवर्तन की पहचान कराएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए रखते हैं, पेंसिल को नुकीला करने में लकड़ी को अलग करना क्या परिवर्तन है। जैसे ये पहले पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, हम लोग मार्केट से पेंसिल को लाते हैं, जब हम इसको न्यूक्लिया करते हैं तो न्यूक्लिया जो करेंगे इसको, तो ये इस तरह से हो जाता है, ये ठीक है, न्यूक्लिया बन जाता है। तो इसका जो लकड़ी है साफ़ करने के बाद, है ना, यानी कि हम लोग इसको सेपरिंग करने के बाद, यानी साफ़ करने के बाद जो लकड़ी बनता है, फिर तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, यानी पेंसिल से हम लोग लकड़ी जो निकाले, फिर क्या लकड़ी को हम लोग पेंसिल में दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका बताइए ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है, देखिए पेंसिल को जब हम लोग साफ़ करते हैं, उसको हम लोग अगर कटर के माध्यम से अगर उसको हम लोग नुकीला करते हैं तो उससे लकड़ी ही बनता है, लकड़ी ही से ही लकड़ी है, और लकड़ी को फिर हम लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन ही। कुछ नया चीज़ बनता तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो लकड़ी से लकड़ी ही बनना है, इसलिए हम लोग इसको रासायनिक परिवर्तन ना बोल के भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग परिवर्तन को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन से संबंधित ही रहता। यहाँ पे जितना भी ये परिवर्तन है ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जो अभी नोट्स में दिए है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों की उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि ये क्रियाकलाप है, इसको हम लोग समझते हैं। ये मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, और इसको जो है चिमटा के माध्यम से जला रहा है। क्रियाकलाप में है कि मैग्नीशियम को जो है इसको हम ऐसे समझते हैं,
मान के चलिए ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम का ये रिबन है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg, ठीक है, ये मैग्नीशियम का क्या है? रिबन है। इसको क्या करना है? सबसे पहले रेगमाल से इसको साफ कर देना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन ना लगा रहे, ठीक है। अब इसको हम लोग बर्नर के माध्यम से जलाते हैं। बर्नर के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे? जलाना है मैग्नीशियम के रिबन को। जब इसको हम लोग जलाएंगे तो ये सफ़ेद रंग के साथ जलेगा, याद रखिएगा, सफ़ेद रंग के साथ, सफ़ेद चमकीला रंग से जलेगा, रंग के साथ जलता है, ठीक है। अब इससे जो राख बनेगा उसको हम लोग एक डिस्क में रख देंगे, ठीक है। इससे मान लीजिए ये राख बन गया, ठीक है, यानी ये किसका राख है? ये मैग्नीशियम का राख है, मैग्नीशियम का राख जलने के बाद, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम का राख है, तो हुआ क्या कि जैसे आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, ये जलाने का संकेत हुआ, तो बनता है MgO, ठीक है। तो ये MgO बना। तो यही आपका MgO जो बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, यही आपका क्या है? राख है, याद रखिएगा। यानी कि यही राख आपका क्या है? MgO बना है, ठीक है। और इसका जो रंग होगा, राख का जो रंग होगा, वो कैसा होगा? सफ़ेद होगा, याद रखिएगा, सफ़ेद होगा। तो यही आपका क्रियाकलाप था। इसको यही पूछा था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये किस रंग के साथ जलता है? तो सफ़ेद चमकीला रंग के साथ जलता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप था जो हम बता दिए आप लोग को, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको तो समझ में आ जाएगा ये क्रियाकलाप। यहाँ पे वही था, मैग्नीशियम रिबन को, है ना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? MgO को वाच ग्लास में इकट्ठा कीजिए और देखिए कि यह किस रंग के साथ जलता है। चलिए अब आगे है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अभी हम बताएं कि इसका रंग कैसा हो जाएगा? एक चमकीला श्वेत रंग के साथ ये जलेगा। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो डायरेक्ट एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो किस रंग के साथ वो जलता है? तो चमकदार श्वेत लोह के साथ, और उसका जो राख बनता है वो श्वेत चूर्ण बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का चूर्ण है, ठीक है। वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण होता है। ये इसका कारण क्या है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यही आपका मैग्नीशियम चूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट को घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए तो क्या प्रक्षेपण होता है? तो ये भी एक परीक्षण, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्पन्न, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर कई सारे परिवर्तन होते हैं। इसको ये ऐसे समझिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है जल, तो इसका मतलब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। इसको समझते ये क्या है। अभिकारक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखिए H2 + O2 तीर का निशान H2 है, H2O का मतलब यहाँ पे जल है। तो जो भाग लिया इस रासायनिक अभिक्रिया में, यानी भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, इसी को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जैसे एक और समझते हैं, जैसे Mg + O2 तीर का निशान MgO, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में भाग कौन लिया? तो इस अभिक्रिया में भाग लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यही दोनों क्या हो गया? यही दोनों हो गया आपका अभिकारक, ठीक है।
तो एनसीईआरटी जो है बहुत सब चीज़ों को शॉर्ट में बताता है, इसलिए हम लोग इसको आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हो गया ये आपका अभिकारक हो गया, और ये वाला जो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे एक और H2 + Cl2, तो तीर का निशान बनेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक, जो भाग लिया। इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, बना किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आपका उत्पाद हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। यानी इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है। एक और अभिक्रिया लेते हैं, जैसे Zn + H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बनता है ZnSO4 + H2। तो ये जो हो गया आपका रासायनिक, यह क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या हो गया आपका प्रतिफल, यानी कि उत्पाद, उत्पाद भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहें, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे जल बना है तो जल हम लोग का उत्पाद हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं। और देखिए अब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे गैस उत्पन्न होगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रंग में जहाँ परिवर्तन होगा समझ जाइएगा कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तापमान में जहाँ परिवर्तन होगा तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अवक्षेपण का बनना जहाँ होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। भौतिक अवस्था में जहाँ परिवर्तन होगा तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आप एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। जब तक इसको आप समझिएगा नहीं तब तक आपको आगे जो है समझ में फिर नहीं आएगा। सबसे पहला हम बताएं गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति का मतलब हुआ कि इसको समझिए कि जैसे है जिंक है और H2SO4, अभी इसको इस सब का हम नाम लिखते हुए चलेंगे, आगे नहीं लिखेंगे फिर। ये हो गया जिंक, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है, जिंक जो है हाइड्रोजन को भगा देगा तो बनता है ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट, और बनेगा H2, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है एक गैस के रूप में ऊपर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ में आ गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ कैसे, जहाँ पे गैस बन रहा है तो ये गैस के रूप में ऊपर बना, तीर का निशान ऊपर का मतलब ये गैस उत्पत्ति हुआ, ठीक। एक गैस की उत्पत्ति। दूसरा हम लोग देखिए रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब हुआ, जैसे आप अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो कैसा रंग का होता है, नीला रंग का होता है, याद रखिएगा नीला रंग का होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब इसको कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला रंग का कॉपर सल्फेट का रंग होता है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको अगर आयरन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयरन क्या करेगा, बना देगा FeSO4 अब प्लस Cu को अलग कर देगा। तो ये नीला रंग से क्या बन जाएगा, हल्का नीला रंग से क्या बन जाएगा, हल्का हरा रंग बन जाएगा, याद रखिएगा हल्का हरा रंग। इसका मतलब क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हो गया। तो जहाँ रंग में परिवर्तन होगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक। तीसरा है, तीसरा में क्या था, तीसरा में था तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। देखिए तापमान में परिवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास है CaO, ये है कली चूना, कली चूना, ठीक है। इसको जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो बनता है CaOH2, यह है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग पान के साथ खाते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो CaOH2 अब प्लस जो है उष्मा,
बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो ये क्या है, ये इस अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा निकलता है, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो जहाँ ताप में परिवर्तन होगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यहाँ पे भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। एक था, उसके बाद है पहचान अवक्षेपण बनना। अवक्षेपण बनना, अवक्षेपण बनने का मतलब हुआ कि जैसे आपके सामने में अगर मान के चलिए कि एक तत्व है AgNO3, ठीक है, उसका NaCl, यह है सिल्वर नाइट्राइड और यह है सोडियम क्लोराइड। जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा AgCl, ठीक है, AgCl और प्लस बनेगा NaNO3। तो ये AgCl जो है ना आपका अभिक्रिया के नीचे जमा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस बीकर में अगर दोनों को ले लेते हैं, इस बीकर में अगर दोनों ले लिए, कौन कौन ले लिए, एक ले लिए AgNO3 और एक ले लिया आपका NaCl। जब दोनों को हम लोग इसमें मिला देंगे तो आपके नीचे में जो है AgCl जमा हो जाएगा। यहाँ पे अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे में जो है पेंदी में ये जो है AgCl जमा हो जाएगा। तो जो कोई भी पदार्थ अगर नीचे में जमा हो जाता है तो समझ जाइएगा वहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ, और अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोग या अवक्षेपण बनना हुआ, तो यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया। एक और लास्ट था, उसमें हम लोग पहचान करेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे इसको समझिए, जैसे H2 हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है, जबकि दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, जल। तो जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया, गैस से क्या बन गया, द्रव बन गया। तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। एनसीईआरटी क्या करता है, इसी चीज़ों को शॉर्ट में बताता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, जो हम बता दिए यहाँ पे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके सबके उदाहरण के साथ बता दिए हैं कि किस तरह से जो है आपका इन सभी चीज़ों को यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से जो है यहाँ तक आज हम लोग पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को देखें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आप लोग को, आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 नाम याद रखने हैं। एक होता है CaO, एक होता है CaOH2, ठीक है, और एक होता है CaCO3। इन तीनों का नाम एग्जाम में बहुत पूछता है। इसका नाम लिखिएगा, CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो नाम है ही, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, साइंस में स्पेलिंग मायने नहीं रखता है, हर्षिका द्विघार में हो सकता है कुछ परिवर्तन। इसका एक और नाम है जो एग्जाम में पूछता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है कली चूना। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, कली चूना। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है। कली चूना का सूत्र क्या होगा, CaO। ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये कली चूना जो मार्केट में मिलता है वही कली चूना है, बोरा में जो रहता है, घरों में पुट्टी करते हैं वही कली चूना है। ठीक है, और जब हम ये बुझा हुआ चूना जो पान के साथ हम लोग खाते हैं, इसका एक और नाम है चूना जल भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा, CaOH2 को हम लोग चूना जल भी कहते हैं। जहाँ पे चूना जल दिखाई दे, चूना जल का सूत्र CaOH2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर जो पत्थर बना हुआ है, ताजमहल जिससे बना हुआ है वो इसी से बना हुआ है, CaCO3 से। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग खड़िया बोलते हैं। खड़िया का मतलब चौक, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड में प्रयोग करते हैं विद्यालय में, ये चौक का सूत्र हो गया। ठीक है, और संगमरमर, खड़िया, CaCO3 का सूत्र हो गया। चूना जल या बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2 हो गया, कली चूना का सूत्र होता है। कभी कोई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता बुझा हुआ चूना का सूत्र होगा। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, क्विक लाइम, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, SLAKED, सेलेक्ट लाइम। और ये हो गया लाइम वाटर, चूना जल। ठीक है, इस सभी चीज़ों को याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे
समझ में आ गया। तो इस तरह से जो आप लोग इन सभी पॉइंट को मेन पॉइंट जो बताए दिए अभी, इसको याद रखिएगा, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग चूना पत्थर भी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर भी कर सकते हैं, चूना पत्थर। इसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक है। चूना पत्थर ये हो गया, चूना जल ये वाला हो गया, और कली चूना ये वाला हो गया, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है वीडियो में लाइक करें, कमेंट भी करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देंगे, जहाँ आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके कॉपी में लिख के इसको याद कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे और भी अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे और समझते हुए जाएंगे एक एक चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव भी इसका देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास 2 में मिलते हैं, ठीक।